जय हिंद। हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अधैतिहासिक काल में आए थे। अधैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हो गया। उसके बाद आया था वैदिक सभ्यता। क्या आया था? वैदिक सभ्यता। अच्छा, वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांट दिए थे। पूर्व वैदिक काल, पहला क्या था? पूर्व वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। अच्छा, पूर्व वैदिक काल भी हम लोग क्या कर दिए? समाप्त कर चुके हैं। पूर्व वैदिक काल भी पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। आखिर ये उत्तर वैदिक काल क्या होता है? पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल देखिए दोनों एक ही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था। तो पूर्व वैदिक काल में उनके सामाजिक जीवन क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में आके उनके सामाजिक जीवन में क्या बदलाव हुआ, उनके रहन सहन में क्या बदलाव हुआ, उनकी सेना जो था सेना में क्या बदलाव हुआ। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक्चुअली में पूर्व वैदिक काल जो था, तो पूर्व वैदिक काल में लोहा की खोज नहीं हुई थी। और जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुआ। और लोहा की खोज 1000 BC के आसपास में हुआ। और लोहा की खोज जैसे हुआ वो क्या किया, मतलब उस सभ्यता में मतलब क्रांति आ गया। अब क्रांति का मतलब हुआ कि जैसे लोहा का खोज हुआ, कृषि का बड़ा मतलब उपज काफी अधिक होने लगा, लोहा से हथियार वगैरह बनने लगा, शासन उसन की व्यवस्था ठीक ठाक होने लगी। मतलब एक क्रांति का दौर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया वहां से, जब लोहा की खोज हो गई। एक्चुअली में लोहा की खोज होने के कारण से उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो गया, कुछ कुछ ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो 1000 BC के पास, 1000 BC के आसपास लोहा की खोज हुआ। लोहा की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। संपूर्ण व्यवस्था का प्रभावित कर दिया, क्या मतलब होता है कि पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में और उसके पहले भी पढ़ थे तो कांसा था, लोहा, टिन, ये सब का खोज हुआ था। जो कि ये सब का खोज उतना कोई खास नहीं था हथियार उथियार बनाने के लिए, कृषि उषि में का काम करने के लिए, चाहे हल हो गया, ये सब उतना कुछ काम नहीं होता था। और एक्चुअली में था कि वो सब उतना मजबूत भी नहीं था, स्ट्रॉन्ग भी नहीं था लोहा की अपेक्षा में। तो 1000 BC के आसपास में लोहा की खोज हुआ और संपूर्ण व्यवस्था को क्या कर दिया, ये प्रभावित कर दिया। जैसे आर्थिक जीवन पर प्रभावित पड़ा, आर्थिक जीवन पर पड़ा, राजनीतिक जीवन पर पड़ा, सामाजिक जीवन पर पड़ा और धार्मिक जीवन पर पड़ा। तो आइए जानते हैं हम लोग आर्थिक जीवन पर क्या पड़ा। तो आर्थिक जीवन पर प्रभावित ये पड़ा कि जैसे लोहा की खोज हुआ, लोहा के खोज होने से उनकी मतलब आर्थिक जो था स्थिति, यानी कि पहले लो था उससे उनके व्यापार व्यापार ठीक ठाक होने लगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। अब जिसका आर्थिक स्थिति ठीक हो जाता है तो उसका राजनीतिक स्थिति भी ठीक होता है। अब राजनीतिक स्थिति ठीक हो गया तो सामाजिक स्थिति, सामाजिक मतलब अपना समाज का विकास हो गया। और समाज का विकास हो गया तो फिर धार्मिक आ गया। तो जैसे जो इंसान के पास पैसा रहता है वही दान उन करता है, जिसके पास पैसा रहने नहीं करेगा तो दान उन करता कर सकता है, नहीं कर सकता। तो धार्मिक स्थिति भी यहाँ से क्या हो गया, काफी हद तक आगे बढ़ने लगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति, उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे इसकी आर्थिक स्थिति क्या था, सामाजिक स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति को देखेंगे, उसके बाद सामाजिक स्थिति को हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इसके आर्थिक जीवन क्या था, उसके बाद फिर धार्मिक जीवन को देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था, जन का आकार बड़ा होके, जन का आकार बड़ा हो गया। अब देखिए जन का आकार बड़ा क्या हो गया। पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे, पूर्व वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कबीला में वो लोग रहते थे। किसमें रहते थे? कबीला में। और यहाँ पर जन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, जन हो गया। तो ये जन क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझना, एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे एक आदमी कोई है, क्या है, एक आदमी है। अब एक आदमी को कोई परिवार बोल सकता है? एक आदमी को कोई इंसान परिवार बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। अब एक आदमी से, जैसे अब ये एक आदमी है, अब मान लेते हैं ये शादी कर लिया तो ये 2 आदमी कहला जाएगा। अब इसको हम लोग क्या छोटा परिवार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, छोटा परिवार। अब इससे कुछ विकसित होकर 2 से 4 आदमी हो जाएगा तो छोटा परिवार से क्या हो जाएगा, एक बड़ा परिवार हो जाएगा। अब कुछ और ज्यादा विकसित होगा, कुछ और ज्यादा विकसित हो जाएगा तो परिवार से क्या हो जाएगा, मतलब समाज के रूप में एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 घर से 4 घर हो जाएगा, समाज के रूप में होने लगा। समाज से फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अगर पॉलिटिक्स के अनुसार से देखा जाता है तो ये वार्ड में ले लेगा, वार्ड से धीरे धीरे क्या करेगा, पंचायत स्तर से ले लेगा, उसी तरह प्रखंड लेवल के ले लेगा। मतलब उसी तरह से मतलब समाज को विकसित हो रहा था, जो कि हम लोग एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या था, कबीला था। क्या था, कबीला। अब कबीला से अब थोड़ा सा आकार बन के क्या हो गया, जन हो गया। अब जन से भी बड़ा आकार बन के वो क्या हो जाएगा, जनपद कहलाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो आगे वाला जो चैप्टर आने वाला है वो जनपद काल हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफी अधिक विस्तृत था, कुछ हद तक बड़ा था, वो जनपद काल कहलाता था। तो जन का आकार बड़ा हो गया और वह जनपद कहलाने लगा। वो क्या कहलाने लगा, तो जनपद कहलाने लगा था। तो जन का आकार जैसे बड़ा हो गया था, यानी कि एक घर से 2 घर हो जाएगा,
एक घर से दो घर हो जाएगा तो एक समाज का निर्माण हो गया। अब दो घर से 5-10 घर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गांव का निर्माण हो जाएगा। अब एक गांव से 2-3 गांव हो जाएगा तो छोटा सा क्या करेंगे उसको, पंचायत, मतलब छोटा गांव हो गया। गांव में नहीं, वार्ड उसको बोल सकते हैं, एक वार्ड का नाम दे देंगे। अब एक वार्ड से जैसे 4-5 वार्ड हो जाएगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, पंचायत बोल सकते हैं। अब कई पंचायत को मिला के एक प्रखंड बना दिया जाता है, तो उसी प्रकार का था। यानी कि छोटा सा एक जन था, जन से क्या हो गया, छोटा सा कबीला था, कबीला से जन हो गया, और जन से क्या हो जाएगा अब जन से जनपद हो गया, जन से क्या हो गया, जनपद हो गया, और जनपद से बड़ा होकर क्या हो जाएगा, वो महाजनपद कहलाएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद। तो चलिए देखते हैं, जन का आकार बड़ा हो गया और वो क्या कहलाने लगा, जनपद कहलाने लगा। और जनपद से बड़ा होकर क्या कहलाने लगेगा हम लोग का आगे, महाजनपद कहलाने लगेगा। राजा का महत्व, अब देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, तो लोहा का क्या खोज हो गया था, और लोहा का खोज हो गया तो आर्थिक स्थिति उसका ठीक हो गया था। अब जैसे आर्थिक स्थिति ठीक हो गया तो आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने से टैक्स उस काफी अधिक मिलने लगा। तो राजा का जो शक्ति था, वो राजा का शक्ति क्या हो गया, यानी कि राजा का महत्व बढ़ गया, उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई, राजा की शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तथा राजा का जो पद वंशानुगत हो गया। एक्चुअली में पूर्व वैदिक काल में इसकी स्टार्ट हुई थी, यानी कि राजा का उतना कोई खास महत्व नहीं था। राजा एक नाम का राजा था, राजा बोलने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा का इसका बराबरी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो राजा का उत्तर वैदिक काल में आने पर जो राजा था, जैसे उनकी वंशानुगत हो गया, क्योंकि एक राजा का बेटा ही क्या कर सकता है, वो राजा बन सकता है, दूसरे कोई नहीं बन सकता। तो इसी को हम लोग वंशानुगत बोल सकते हैं। जैसे अभी लोकतंत्र है, अगर यही राजतंत्र रहता तो मोदी का जो बेटा या बेटी जो रहता वही क्या होता, हम लोग का पीएम बनता। लेकिन लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं वही हम लोग का क्या होता है, राजा बनते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, यानी कि हम अगर राजा है तो मेरा बेटा ही क्या करेगा, राजा बनेगा। फिर आगे वाला आने वाला पीढ़ी में उसका जो बेटा है वही वो क्या करेगा, राजा बनेगा। यानी कि वो अपने, यानी कि राजा का बेटा राजा कहलाता था। वही यहाँ पर क्या हो गया, यहीं से स्टार्ट हुआ उत्तर वैदिक काल से। वंशानुगत राजा का निर्णय क्या हो गया कि ठोस निर्णय ले लिया गया कि अगर हम राजा हैं तो मैं आने वाला पीढ़ी में मेरा जो बेटा रहेगा वही क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। उसके बाद देखिए राजा का अधिकार बढ़ने लगा। अब एक्चुअली में क्या हुआ था, लोहा की खोज हो गई थी। अब लोहा की खोज होने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक हो गया, तो आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण से राजा का अधिकार क्या हो गया, बढ़ने लगा। अब राजा का अधिकार बढ़ने लगा तो जैसे पूर्व वैदिक काल में राजा ने कुछ कुछ क्या किया था, संगठन को निकाला था। संगठन क्या था, गण था, विधत था, समिति था, सभा था। अब जब राजा स्ट्रांग हो गया तो ये सब जो संगठन निकाला था, तो ये संगठन की जो आवश्यकता है, जब हम मजबूत हो जाएंगे, मान लेते हैं मेरा पैर क्या हो गया, इस कारण से विकलांग हो जाएंगे, तो हम बैसाखी के सहारे से हम लोग क्या करेंगे, चलने लगेंगे। जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो हम बैसाखी कभी लेंगे, नहीं लेंगे। तो उसी कारण से उस समय राजा विकसित नहीं था, राजा उतना कोई मतलब शासनिक व्यवस्था उनके बारे में उतना कोई ज्ञान नहीं था। तो वो संगठन निकालते थे, संगठन में क्या करते थे, कुछ कुछ लोगों का भाग लेवाते थे और उनके अनुसार से वो राजा करते थे। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है कि राजा ही मतलब राजा का महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे महत्व बढ़ गया तो सभा समिति जो निकाले थे संगठन, उनकी जो महत्व वो क्या हो गया, कम हो गया। तो याद रखिएगा उनकी महत्व वो क्या हो गया था, कम हो गया था। और रत्निन की संख्या बढ़ गई। एक्चुअली में रत्निन था, रत्निन में क्या हो रहा था, क्योंकि शिक्षित आदमी को रख रहा था। अब शिक्षित आदमी को जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे उनका महत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो पूर्व वैदिक काल में जो रत्निन की संख्या थी वो 7 थी। कितना थे, 7 थे। याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आता है कि पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी, 7 थी। और उत्तर वैदिक काल में बढ़कर कितना हो गया था, 17 हो गया था। सॉरी, कितना हो गया था, 17 हो गया था। तो याद रखिएगा पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या जो थी वो कितना थी, पूर्व वैदिक काल में 7 थी। अब वही बढ़ के उत्तर वैदिक काल में कितना हो गया, 17 हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में कितना हो गया, 17 हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर कितना था, पूर्व वैदिक काल में 7 था। उसके बाद देखेंगे कर की व्यवस्था विस्तार हुआ। अब देखिए पूर्व वैदिक काल जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो पूर्व वैदिक काल में क्या हो रहा था, पूर्व वैदिक काल में था स्वेच्छानुसार से कर था। क्या था, कर का मतलब था स्वेच्छानुसार से। अगर मेरे पास 5 रुपया, तो हम 5 रुपया क्या, 5 रुपया मेरे पास है, अगर हमको मन हो रहा है तो इसमें 0.5 मतलब 8 यानी 50 पैसा हम क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो मेरा अनुसार है कि 50 पैसा टैक्स देंगे, या तो हम 75 पैसा टैक्स देंगे। लेकिन अब ये सिस्टम को हटा दिया था, सिस्टम को एक नियमित रूप से बांट दिया गया था कि अगर 2 रुपया टैक्स है तो 2 रुपया देंगे, अगर 4 रुपया टैक्स मतलब राजा के द्वारा जिस तरह टैक्स माना गया था उसमें, उसी तरह का टैक्स को क्या कर दिया था, आधारित कर दिया था। क्योंकि कृषि का भी क्या हो गया था, खोज हो गया था, आर्थिक स्थिति ठीक हो गया था। अब जैसे महंगाई बढ़ेगा, यानी कि तो खर्चा भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा, उस अनुसार से क्या होगा, टैक्स भी मतलब बढ़ेगा। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, कर की जो व्यवस्था था वो विस्तार हो गया। कर मतलब क्या होता है, टैक्स। टैक्स की जो व्यवस्था था वो क्या हो गया, विस्तार हो गया। अब स्वेच्छा से मतलब जो अपने मन से जो टैक्स देते थे वो क्या हो गया,
खत्म हो गया और उसके जगह पर नियमित कर दिया। नियमित कर दिया, नियमित कर देने का मतलब होता है कि वो राजा ने निर्धारित कर दिया कि इतना परसेंट टैक्स अब लगेगा तो सभी से लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो सेना और न्याय अभी भी पूर्णता नहीं थी। अच्छा, एक्चुअली में विकसित तो हुआ था, अब अचानक इतना भी ज्यादा विकसित नहीं हो गया था कि 1500 सेना को वो अपने अंडर रख सकते हैं, हमेशा के लिए उनको खाना वाना खिला सकते हैं, वो भी नहीं था। सेना का मतलब वही था कि कोई युद्ध वगैरह हुआ है तो उसमें युद्ध मतलब क्या होता था कि काबिला कबीले मतलब उसमें तो क्या था, कबीले में रहते थे तो कबीले कबीले लड़ाई होता था, या जो भी कारण से सेना को रखते थे, जो भी उनका महत्व युद्ध वगैरह होता था उसके लिए सेना को बुलाते थे। अब जैसे युद्ध हो जाते थे फिर वो सेना क्या करते थे, आम आदमी के तरफ वो रहने लगते थे। तो सेना भी उतना भी कोई खास उतना भी महत्वपूर्ण भी नहीं बढ़ा था। न्याय जो था तो न्याय का भी उतना आगे नहीं हुआ था। यहाँ पर हो रहा था कि राजा के द्वारा ना न्याय लेके बल्कि जनता भी क्या कर रहा था, जो भी जनता था वो अपने मतलब ग्रामीणों के सहायता से लेकर वहां तक अपना न्याय को निर्धारित वो कर पाते थे। तो न्याय भी उतना पूर्णतः स्थायी नहीं हुआ था। चलिए अब देखते हैं हम लोग सामाजिक जीवन। क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन क्या था, पूर्व वैदिक काल से क्या भिन्न थे, क्या बदलाव आया सामाजिक जीवन में। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार। अब देखिए क्या देखेंगे, परिवार। अभी हम लोग बता रहे थे ना, जैसे कबीला था तो कबीला का आकार बढ़ के वो क्या हो गया, जन हो गया, और जन का आकार बढ़ के क्या हो गया, जनपद हो गया। अब जनपद का आकार हो गया क्या हो जाएगा, वो महाजनपद हो जाएगा। जनपद का आकार बढ़ के वो क्या हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। तो उसी तरह परिवार था, परिवार से थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या हो गया, ग्राम हो गया। ग्राम से क्या हो गया, 20, 20 से क्या हो गया, जन हो गया। जन से क्या हो गया, जनपद हो गया। जनपद को भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, महाजनपद कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था, सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब वर्ण व्यवस्था में देखिए क्या बदलाव हुआ। तो वर्ण व्यवस्था हम लोग उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में पढ़ रहे थे कि मतलब वर्ण व्यवस्था जो था कर्म आधारित था। क्या था, कर्ण आधारित था। लेकिन वो ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। अब एक्चुअली में देखिए जन्म आधारित क्या होता है, जन्म आधारित क्या होता है तो इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, पूर्व वैदिक काल में हम लोग समझ गए थे कि ये कर्म आधारित क्या होता है, जो जिसके पास कर्म होता था उसी रूप में उसको क्या करता था, बांट दिया जाता था। लेकिन यहाँ से ये दो खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जन्म आधारित। जैसे अगर जो बढ़ई है तो उसका बेटा क्या कहलाएगा, बढ़ई कहलाएगा। जो कुम्हार है तो उसका बेटा क्या कहलाएगा, कुम्हार कहलाएगा। उसी अवस्था में देखिए यहाँ पर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को 1 नंबर पर रखा, 2 नंबर पर क्षत्रिय को, 3 नंबर पर वैश्य और 4 नंबर पे शूद्र। और शूद्र पर यहाँ पर शूद्र का वैल्यू क्या दिया था कि ये तीनों का रेख रखाव करने के लिए यहाँ पर शूद्र को रखा गया था। ये सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और ये एक नियम नहीं कि एक प्रथा बना दिया था। धीरे धीरे इसको आगे करते गए और शूद्र को धीरे धीरे क्या कर दिया, अलग कर दिया कि ये सब करने की देख रेख कौन कर सकता है, शूद्र कर सकता है। उसके बाद देखिए यहीं से गोत्र का निर्माण हुआ। गोत्र यानी कि गौधन को एकत्र होना। गौधन का क्या होता है, एकत्र होना, यानी कि काफी अधिक मात्रा में एक जगह कोई इकट्ठा होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गौधन बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे कुल उल का निर्माण हो गया। सबसे बड़ा जो यहाँ पर बदलाव हुआ वो आश्रम की व्यवस्था हो गया था। क्या हो गया था, आश्रम की व्यवस्था में बदलाव हुआ था। अब जैसे इंसान था उसको 4 भागों में बांट दिया था। कितना भाग में बांट दिया था, 4 भागों में। जैसे मान लेते हैं इंसान 100 साल तक जी रहा है। कितना साल तक जी रहा है, 100 साल तक। अब इसको 4 भाग में बांट दिया था, यानी कि 1 से लेके 25 वर्ष तक वो क्या करेगा, 25 से लेके 50 वर्ष तक वो ये करेगा, 50 वर्ष से लेके 75 साल तक ये करेगा, और फिर 75 साल से लेके 100 साल तक उनका ये कार्य रहेगा। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 भागों में इंसान को क्या किया था, हम बांट दिया था। नहीं, मानव जो भी था, नहीं जीवन काल को यहाँ पर बोल सकते हैं कि मानव का जो जीवन काल था उनके क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। अब देखिए 0 से 25 वर्ष तक, यानी कि 1 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को पालन करेगा। किसका पालन करेगा, वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जब तक मेरा एज 25 साल तक रहेगा, जब तक मेरी एज 25 साल तक रहेगा तब तक हम सिर्फ शिक्षा लेंगे, नहीं कि पढ़ने उड़ने वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, पढ़ने लिखने वाला काम करेंगे। हमको संस्कारिक व्यवस्था या तो फिर पारिवारिक व्यवस्था है वो सबसे हमको दूर रहना है। 0 से 25, यानी कि 1 से लेकर 25 साल तक हमको ब्रह्मचर्य रहना है। सिर्फ हम लोग हमको क्या करना, शिक्षा को ग्रहण करना है। क्या करना है, हमको शिक्षा को ग्रहण करना है। इसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। अब जैसे 25 से लेकर 50 तक आता है, 25 से लेकर 50 वर्ष तक आता है, तो ये गृहस्थ अवस्था हो गया। क्या हो गया, गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ अवस्था का मतलब होता है कि परिवार को आगे बढ़ाना, शादीशुदा करना,
मतलब अपना पारिवारिक जीवन में व्यक्त करने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, गृहस्थ जीवन बोलेंगे। और इसे सर्वश्रेष्ठ भी माना गया था 25 से 50 वर्ष के लिए। जब 25 साल अगर एज हो गया तब वो शादी विवाह कर लेना चाहिए, घर उर को मतलब परिवार को बसाना चाहिए, परिवार को, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। ये 25 से 50 वर्ष तक इसको माना गया था। नेक्स्ट है वानप्रस्थ है, क्या है, वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ देखिए 50 से 75 साल तक है। अब वानप्रस्थ में क्या होता था, अब जैसे 25 से 50 साल तक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, फैमिली बैकग्राउंड पे फैमिली को क्या किया, आगे बढ़ाएं। अब जैसे 50 साल का हो गया एज, अब 50 साल एज होने के बाद वो क्या करेगा, यानी कि वानप्रस्थ जीवन बिताएगा। वानप्रस्थ जीवन का मतलब होता है जो ब्रह्मचारी उसको शिक्षा देगा, जो ब्रह्मचारी है वो उसको क्या करेगा, शिक्षा देगा, उसको पढ़ाएगा। तो अभी तो खुद पढ़ रहा था, खुद पढ़ने के बाद फैमिली को थोड़ा मतलब घर परिवार को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद फिर वानप्रस्थ हो गया, अब फिर उसको क्या करेगा, वो पढ़ाएगा। अब यहाँ से आकर के एक शिक्षक के रूप में हम बता सकते, मतलब एक गुरु के रूप में निर्णय लेकर सब बच्चे को वो क्या करेगा, पढ़ाएगा। अब जैसे फिर उसका एज 75 से 100 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 से, तो 75 से 100 साल के एज में वो क्या करेगा, सन्यासी ले लेगा। क्या करेगा, वो सन्यासी ले लेगा। सन्यासी का मतलब हुआ कि 75 से 100 साल के एज में वो ब्रह्मचर्य जीवन को त्याग देगा, गृहस्थ जीवन को तो सब त्याग दिया, वानप्रस्थ जीवन को भी त्याग दिया। उसके बाद एक सन्यासी जीवन ले लेगा, यानी कि धार्मिक जीवन में अपना वो जो भी जीवन बचा हुआ है वो धर्म में व्यक्त करेगा, धर्म को आगे बढ़ाएगा, उसी के रूप में वो अथी करेगा। और वहां से वो धीरे धीरे अपना प्राण को क्या करेगा, त्याग देगा। तो ये था यानी कि इसका जीवन क्यों, यानी कि मानव का जो जीवन काल था, तो जीवन काल को 4 भागों में बांट दिया था। तो उसके बाद बच जाता है हम लोग का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। उसके बाद राजनीतिक जीवन को अगले वाली वीडियो में पढ़ के इसको क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल को हम लोग पूर्ण रूप में समाप्त कर देंगे। अब पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है एक वीडियो में आकर ऑब्जेक्टिव को देख पढ़ लेंगे। उसके बाद महाजन पद को स्टार्ट करेंगे, महाजन पद को पढ़ लेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म आएगा, जैन धर्म को पढ़ते फिर हम लोग का मौर्य वंश आएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।